कि जब हम पांचवा वेद जिसे हम नाट्य की बात कर रहे हैं और हमारे बीच में इतने वरिष्ठ निर्देशक भी हैं आशीष जी, अब मैं आपसे भी इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि किस तरीके से जब हम पांचवें वेद की बात करते हैं, नाट्य की बात करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं और जो दर्शक होते हैं उनके मन में क्या भाव होना चाहिए। जैसे कि अभी शर्मा जी बता रहे हैं कि पहले के समय में लोग भजन कीर्तन करते थे, वो भी एक तरीके का था और लोगों के जो जुड़ाव होता था वो एक धार्मिक तरीके से होता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर बात करते हैं तो उसमें धार्मिक तरीके से लोगों का कैसे जुड़ाव होना चाहिए? सबसे पहले विश्व रंगमंच दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अगर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप में अगर हम समझें तो भरत मुनि ने आज से हज़ारों साल पहले वो सारी चीज़ें जो हम स्टैनिस्लावस्की, ग्रोटोवस्की सिस्टम और सब में जो आजकल पढ़ाया जा रहा है या बहुत सा वर्षों से पढ़ाया जा रहा है, उसमें पहले से ही सारी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं कि हमारा जो है किस तरीके का स्टेज होगा, किस तरीके का अभिनय होगा, सात्विक होगा, कैसा कपड़े जो कॉस्ट्यूम है उसके बारे में भी बातचीत की गई है। प्लस जो एक धार्मिक हमारा जो आपका जो क्वेश्चन था कि किस तरीके से, तो पहले के समय में जनरली आप देखिए भास के नाटक देखिए या और पुराने जितने भी नाटक देखेंगे वो सब के सब जो हैं वो भगवान पे आधारित है नाटक है। और वो सारे नाटकों में और विस्तार से किया उसका जो नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि ये था कि हमारे धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं वो भी आम लोग जो हैं वो उनको दृश्यों के माध्यम से देख सकें, बातचीत कर सकें उनको, और नई जो पीढ़ी आ रही है, जो बच्चे हैं से लेके वो सारे के सारे उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। ये एक मेन उद्देश्य रहा था उसका। बिल्कुल। शर्मा जी, जब हम व्रत उपवास की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि वो एक परिवर्तन जो होता है प्रकृति में, उसको अपनाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सभी तो कितना सुंदर गीत जो दुर्गा जी का था। और इसी के साथ में हम सब जान रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगला जो चर्चा का विषय है वो है विश्व रंगमंच दिवस पे, क्योंकि कल है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे बीच में जुड़ गए हैं शेख उस्मान जी, नाट्य अभिनेता और निर्देशक हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे आशीष जी से, तो उसी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा रंगमंच की जब हम बात करते हैं तो वो कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आशीष जी हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, हर वर्ष 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ये 1961 से इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा शुरुआत की गई थी इसको, और 1961 में पहली बार फ्रांस के एक जो डायरेक्टर है उन्होंने संबोधित किया था। 1963 में यानी 63 में हमारे यहाँ से वरिष्ठ जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, लेखक हैं, गिरीश कर्नाड जी ने उसको किया था। मेन इस जो विश्व रंगमंच दिवस का ये है कि एक देश की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, कल्चर जो विरासत है हमारी, वो सारी जो है वो दूसरे देशों तक पहुँच सके। इसके अलावा विश्व में शांति हो और एक देश की कला का दूसरे देश की कला के प्रति लोगों का जो है रुझान हो, लोग उसके बारे में जानें, इसके लिए इसका विश्व रंगमंच दिवस को मनाया जाता था। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपसे शेख उस्मान जी, मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ क्योंकि आप एक्टर भी हैं, निर्देशक भी हैं और आपने कई सारे मंच पे आपने निर्देशन भी किया है, एक्टिंग भी की है। तो आपको क्या लग रहा है कि आज के समय में जब हम डिजिटल युग की बात करते हैं तो ऐसे में एक्टिंग और निर्देशन कितना अपने आप को स्थापित कर सकते हैं? मैं कहूँगा कि इस AI के दौर में अभी भी लाइव परफॉर्मेंस का रिप्लेसमेंट नहीं है। AI उसमें किसी तरह का कोई दखल पैदा नहीं करता है, तो सबसे सुरक्षित है। और जो फॉर्म पारंपरिक रूप से चला आ रहा है वो विकसित ही हुआ है। नए कलाकारों ने उसमें अपनी जो भी सीखा है, समाज से लिया है या किसी इंस्टीट्यूट से सीखा है, उसका उसमें समावेश किया है।
और उसको इतना परिपक्व बनाया है कि आज बहुत सारे नए ग्रुप्स हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, अपने अपने स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, चूँकि एक दौर रहा है कि बहुत अच्छे नाटककार थे जो एक खालीपन आ गया है, तो नए नाटकों का वो लोग रचना भी कर रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आशीष जी, जब हम बात करते हैं रंगमंच की बात करते हैं, थिएटर की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपको, क्योंकि 32 साल से ज़्यादा का अनुभव है और आपका खुद का भी एक केंद्र है ऑडिटोरियम में, जहाँ पे आप बहुत सारे परफॉर्मेंस भी होते हैं, वहाँ पे आप सिखाते भी हैं लोगों को। तो क्या वो ट्रेनिंग जो है वो कब से आपको, मतलब रंगमंच में अगर आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है तो कब से आपको शुरुआत करनी चाहिए और किस तरीके की ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी होती है? देखिए, रंगमंच हम लोग जब भी बात करते हैं तो उसका मूलतः हम लोग ये समझते हैं कि रंगमंच करना यानी अभिनय करना। अभिनय करना नहीं होता है। रंगमंच एक पूरी तरीके से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करती है, बेशक, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे ये किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है। मेरे इंस्टीट्यूट में, मेरा यहीं भोपाल में हरिनगर एक नीलबढ़ क्षेत्र में मेरा एक छोटा सा एक ऑडिटोरियम है 150 की कैपेसिटी का। 2016 में मैंने वहाँ के ही बच्चों के साथ शुरू किया था। उसमें से कोई बच्चा उस समय 2 साल का था, कोई 4 साल का था। आज वो लोग पूरे देश में परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे किसी भी फील्ड में, जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए क्या होता है, आपको एक 4 साल की पढ़ाई करना पड़ती है। डॉक्टर आप बनते हैं तो 5 साल की पढ़ाई करते हैं। इसी तरह के अगर आप रंगमंच के क्षेत्र में आते हैं तो आपको कुछ समय देना पड़ेगा। आज की जनरेशन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहती है, तो एक समय लगेगा आपको, और एक समय अगर आप देंगे तो वो आप किसी भी फील्ड में अगर आप अपना समय देते हैं तो एक वो फील्ड आपको बाद में जो है वो डेफिनेटली उससे आपको लाभ होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आज के दौर में अगर आप रंगमंच कर रहे हैं या किसी भी कला के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि आप जब हम रंगमंच करते हैं तो हम लगातार कभी कभी एक होता है कि एक कलाकार है, वो आता है और 20 दिन तक वो कंटिन्यूस अपने रोल को अचीव नहीं कर पाता, लेकिन वो लगातार, उसका गुरु बोलता है कि आप प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल। तो लगातार उसको हारते हारते एक दिन 25वें दिन उसको लगता है, या लास्ट दिन उसको लगता है कि अब ये मैंने अचीव कर लिया। तो लगातार ये थिएटर सिखाता है आपको। जी हाँ, प्लस अनुशासन है, हम लोग डिसिप्लिन होके काम करते हैं। जी आशीष जी, अब ये चर्चा हम जरूर जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर बहुत देर से जुड़ी हैं, अलीराजपुर से हैं। संगीता जी, आपका हम स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्ते जी, प्रश्न कीजिए। मेरा आशीष जी से सवाल था कि अगर कोई व्यक्ति रंगमंच से जुड़ना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, और उसकी क्या कोई योग्यता भी है क्या? जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए चाहता है तो जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सवाल मुझे लगता है सिर्फ संगीता जी का नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों का है। संगीता जी, आप बने रहिएगा फ़ोन पे, क्योंकि जो हम उत्तर देंगे आप उसमें भी कुछ आपको लगता है तो पूछ सकते हैं। जी नमस्कार संगीता जी, आप अपने जहाँ से भी आप बोल रहे हैं वहाँ से क्या जो भी एक अलीराजपुर में जो भी लोकल ग्रुप है आपका, वहाँ के थिएटर्स के काफ़ी सारे ग्रुप्स होंगे, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और जो देश का जो रंगमंच चल रहा है वो एमेच्योर थिएटर की वजह से ही चल रहा है, प्रोफेशनल थिएटर की वजह से नहीं चल रहा है। देश में जितना भी रंगमंच हो रहा है वो एमेच्योर थिएटर ग्रुप की वजह से ही चल रहा है। तो वहाँ आप अपने शहर के ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, और किसी भी उम्र में आप उसी को ज्वाइन कर सकते हैं। छोटे शहरों में ग्रुप रहता ही नहीं। जी जी, आप कुछ पूछना? हमारे अलीराजपुर में ग्रुप नहीं है सर। हाँ, तो आपके पास के शहर में आप अगर आप जा सकते हैं तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी हाँ, इंदौर, झाबुआ। इंदौर में है तो इंदौर का कांटेक्ट नंबर वगैरह? जी जी बिल्कुल, मैं इंदौर के बहुत सारे ग्रुप्स मेरे परिचित हैं, मैं आपको उसका नंबर भी फॉरवर्ड करूँगा। वहाँ पर एक कुंदेर करके एक है, यंग ही हैं जो कर रहे हैं वहाँ पर,
इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ग्रुप सक्रिय हैं, वहाँ आप करें। और थिएटर जब आप करेंगे अपने आप आपकी पढ़ने की आदत हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ने के लिए। नहीं, वो वही करना है सर मुझे। इसके अलावा भी आपका है क्या सर, लिमिट, एज लिमिट? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। नहीं, मेरे ग्रुप में 70 साल के व्यक्ति भी हैं और 4 साल का एक बच्चा भी है मेरे यहाँ। तो कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो हमेशा आपका स्वागत है। जी सर, बस यही पूछना था। और कांटेक्ट नंबर अगर जी हाँ संगीता जी, आप मेल आईडी पे, जो हमारा मेल आईडी है, आप उस पे मेल कर सकते हैं। जो भी यहाँ से जानकारी है आपको दूरदर्शन की तरफ से दी जाएगी। और इसी के साथ में आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं। लगातार जो पता है, हम नमस्कार एमपी द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, आप इस पे चिट्ठी लिख सकते हैं, अपना प्रश्न कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ में हम बातचीत करते हैं। जब हम बातचीत करते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं, तो जैसे आपने बोला कि जैसे अभी संगीता जी भी जुड़ी थी, उनको लग रहा था कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं उनको मिल पाते हैं कहीं पर भी। तो ऐसे में कहाँ पर जाए व्यक्ति, क्योंकि मान लीजिए वो जहाँ पे बिलोंग करती है वहाँ पे नहीं है। और आपने बोला कि एमेच्योर जो थिएटर है उनके सबसे ज़्यादा रंगमंच जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर भोपाल की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ परफॉर्मेंस की बात की जाती है तो देश में सबसे ज़्यादा रंगमंच जो है वो भोपाल में किया जाता है। तो इसके बारे में आप बताइए कि लोग कैसे जुड़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अभी देश में लगभग हर शहर में लोकल ग्रुप्स हैं। और इसके अलावा अभी एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जो है 3-3 महीने के कोर्सेज शुरू किए हैं आपके दिल्ली में, मुंबई में। इसके अलावा लगातार एमपीएसडी जो है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा है, 2 साल का कोर्स भोपाल में चला रहा है। इसके अलावा वो लोग भी ट्रेनिंग के लिए जो है अलग अलग शहरों में जाते हैं। इसके अलावा और भी जितने भी हैं वर्कशॉप लगातार जो है लग रही हैं शहरों में। आप अपने शहरों के आसपास या लगातार हर शहर में वर्कशॉप हो रही है, आप उसके बारे में पता करिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप नाटक को देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब शुरुआत होती है, एक बच्चा जो है पहले इमिटेशन से शुरू करता है, इमिटेट करता है, नकल करता है बच्चा। माँ उसको बोलती है ऐसा बोलो ऐसा बोलो, और वहीं से जो है अभिनय की शुरुआत होती है। तो आप सबसे पहले नाटक को देखिए, एक संस्कार लाइए अपने अंदर नाटक को देखने के लिए। मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट आते हैं 6 महीने तक उनको कोई रोल नहीं देता हूँ मैं, वो सिर्फ नाटक को देखते हैं और बैक स्टेज करते हैं। अगर आपको नाटक में रुकना है, आपको लंबा समय करना है, तो आपको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेना होगा। और जाने अनजाने में जब आपका गुरु आपको सिखाता है तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस समय समझ में नहीं आती है, आपको वर्षों बाद समझ में आती है। अच्छा आशीष जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक मेरा आपसे प्रश्न रहेगा। अभी मैं उस्मान जी से बात करूंगी, लेकिन आपको मैं प्रश्न छोड़ के जाती हूँ कि जब हम बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, किसी भी फील्ड में होते हैं, जहाँ वरिष्ठ लोग होते हैं, उनके साथ जब हम काम करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है, मैं आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानती हूँ शेख उस्मान जी कि आपने हबीब जी के साथ भी काम किया हुआ, जो विश्व के बहुत ही बड़े निर्देशक रहे हैं, और उनको अगर मैं बोलूं लोक कलाकारों में से एक बड़ा अभिन्न अंग माना जाता है कि जिन्होंने उनके साथ काम किया है। तो आपका क्या अनुभव रहा, आपने क्या सीखा, आपको क्या लगा कि किस तरीके से हम जो बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि लोक कलाकारों की बात करते हैं, तो उनको क्या अलग महत्व दिया गया? मैं आशीष जी की बात से शुरुआत करूंगा कि आपने कहा कि 6 महीने वो अपने स्टूडेंट को जगह नहीं देते। जब मैं रंगमंच में आया तो मुझे 1 साल में देख के गुजारा। फिर उसके बाद मैं भोपाल मूव किया और अलखनंदन सिन्हा बहुत अच्छे डायरेक्टर रहे हैं, उनके साथ जब आया शामिल हुआ तो उन्होंने भी काफ़ी इंतज़ार कराया। फिर जब हबीब साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने भी 1 साल इंतज़ार कराया। पर ये वक्फा जो हमने गुजारा उसमें काफ़ी कुछ सीखा। और हबीब साहब के हम फोक की बात करें तो केवल हबीब साहब फोक के ही डायरेक्टर नहीं थे। आगरा बाज़ार उनकी एक अलग कृति है जो फोक से हटके, ज़्यादातर नाटक उनके कलाकार फोक हुआ करते थे। और उनके साथ काम करने का अनुभव ये है कि वो इतना सहज होते हैं, क्योंकि वो शायद उन सब चीज़ों से नहीं गुजरते हैं कि स्टेज का जो हेजिटेशन है, स्टेज फीवर है,
उस सब से उनको दो चार नहीं होना है। वो बचपन से ही अपने गांव में चौपालों पर कहीं ना कहीं कला में शामिल रहे हैं। और रंगमंच एक ऐसी विधा है जिसमें सारी कलाओं का समावेश है, कोई कला नहीं छूटती है। और जैसा आशीष जी ने बोला कि यहाँ उनके ग्रुप में 4 साल से लेकर 70 साल का व्यक्ति है, बिल्कुल। तो ना ही लिंग, भेद, धर्म, जाति, किसी भी चीज़ का कोई बंधन नहीं। अच्छा उस्मान जी, लेकिन जैसे हमने वही बात कर रहे हैं कि आपने हबीब जी के साथ भी काम किया है और उनको तो बेस्ट ड्रामा फेस्टिवल में बेस्ट अवार्ड भी दिया गया था, तो इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में दिया था, तो उनके साथ काम करने का क्या अनुभव रहा? आपने क्या उनसे वो अलग आपने सीखा और क्या आपको एक डिफरेंस नज़र आया कि जो बाकी निर्देशक थे और उनमें जो चीज़ें थी वो आपको यहाँ पे गैप नज़र आया, क्या एक ऐसा अंतर नज़र आया? ये बहुत बहुत ज़्यादा उनका, क्योंकि आप जानते होंगे कि वो राडा से थे, ड्रॉप आउट थे। जी जी। कुछ वक्त तक उन्होंने राडा में अपना पारंपरिक ट्रेनिंग ली, पर उन्होंने फिर ड्रॉप आउट किया और अपने तरीके से रंगमंच को समझना और सीखना शुरू किया। अच्छा। उसके पहले वो नाचा छत्तीसगढ़ से रहे, तो नाचा से काफ़ी क्लोज रहे हैं, देखा है बचपन से। और उन्होंने वो जो ट्रेनिंग थी और जो हमारे समाज में उन्होंने सीखा, उसका मिश्रण तैयार किया जी। उन्होंने ब्रेख्त या स्टेनिस्लावस्की, इन सब की थ्योरीज को कहीं ना कहीं उन ग्रामीण कलाकारों के अंदर भी देखा। तो ये इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन मैं बोलूं निर्देशक के अंदर, वो हबीब साहब का हिस्सा था। और जिनको भी ये मौका मिला है, चाहे उनका नाटक करने का मौका मिला हो, चाहे उनके नाटक देखने का मौका मिला हो, उन्होंने सब ने कुछ ना कुछ सीखा है और आज भी सीख रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा अनुभव है जी। इसी के साथ में मैं आशीष जी आपसे बात करती हूँ, जब हम नाट्य कला की बात करते हैं तो एक संपूर्ण कला जो है वो नाट्य कला कहा जाता है, तो आप इसको कैसे बताना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने सालों से जुड़े हैं, तो आपको वो संपूर्णता अपने जीवन में कैसे समझ में आई कि नाट्य कला से जुड़ के आप संपूर्ण हैं? देखिए, सबसे पहले तो नाटक में हर चीज़ है। हाँ। अगर आप देखें तो उसमें गीत है, संगीत है, हाँ। उसमें आर्किटेक्चर है, क्योंकि हम सेट डिज़ाइन करते हैं हम उसमें, उसके अलावा उसमें डांस है, हाँ। उसमें पेंटिंग है, तो हर चीज़ शामिल है नाटक में। अब मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ। जब मैं 97 के आसपास मैं यहाँ भोपाल कोर्ट में एडवोकेट था, मैं लॉयर था, प्रैक्टिस करता था और बड़ा मेंटली मेरा बड़ा स्ट्रेस वाला वर्क था, और उससे निजात पाने के लिए मैं थिएटर किया करता था। यहाँ का एक ग्रुप है प्रयोग, तो मैं आदरणीय सतीश मेहता जी के साथ थिएटर करता था, मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता था। तो वो थिएटर जो है एक तरीके से आपके लिए जो है मनोरंजन नहीं है, वो आपको रिलीफ देता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें आप जो बहुत कुछ आप कहना चाहते हो को निकाल पाता बिल्कुल है। आप जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वो आप थिएटर के माध्यम से कह सकते हैं। तो थिएटर इज़ नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, वो आपके रिलीफिंग पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब आप जैसे अभी उसके बाद मैंने टेलीविज़न भी किया, तो टेलीविज़न में मैंने आलोकनाथ, हिमानी जी, सारे वरिष्ठ लोगों के साथ काम किया, और उसके लिए मैंने कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं ली। वो सारा अगर जो मैंने थिएटर किया था उसी से मुझे सारी की सारी चीज़ें मिली, और मैंने थिएटर की ट्रेनिंग से ही मैंने सिनेमा में भी काम किया, और थिएटर की ट्रेनिंग से मैंने टेलीविज़न भी 12 साल लगभग मैंने थिएटर की ट्रेनिंग से किया। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राकेश जी हैं जबलपुर से। जी हाँ राकेश जी, प्रश्न कीजिए। आप सभी को भी एक दिन पूर्व विश्व रंगमंच की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जी थैंक यू। आपको भी। सवाल ये था कि धन्यवाद। मेरा सवाल ये था कि अभी जिस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी पारंपरिक लोक नाट्यों को छोड़कर और फिल्मों के पीछे लगातार जा रही है, आप जैसे देखेंगे बड़े बड़े संस्थान हैं जो बने तो नाटकों के लिए हैं, मैं बात एनएसडी की भी कर रहा हूँ, जी। लेकिन यहाँ से निकलते हैं जो कलाकार, वो रंगमंच को उतना समय न देकर फिल्मों में वो कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, और क्या आपको नहीं लगता है कि कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि जो जिनको स्कॉलरशिप मिलती है नाट्य विधा के लिए,
वो सारे का सारा लॉट फिल्मों में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं और ये कहाँ तक उचित है, बस ये मैं जानना चाहूंगा आशीष जी से। जी हाँ, एक तो बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि जो हमारे कॉलर हैं वो नाट्य प्रेमी हैं और लंबे समय से नाटक के साथ जुड़े हैं, तभी उनकी जो चिंता है कहीं ना कहीं प्रश्न के साथ एक चिंता भी यहाँ पे व्यतीत हो रही है। तो जी बताइए। देखिए, किसी भी क्षेत्र में कार्य करना बुराई नहीं है। आप अगर, मैंने भी टेलीविज़न किया, 12 साल टेलीविज़न किया, मैं NFDC में भी रहा, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। आप जिस भी समय जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको ईमानदारी से करना चाहिए। मेरा ये मानना है, अगर आप थिएटर कर रहे हैं, जितने भी वर्ष आप थिएटर को दे रहे हैं वो ईमानदारी से करना चाहिए। मैंने आदरणीय कारण साहब के साथ मैंने 2001 में हमारे साथ लास्ट प्रोडक्शन किया है आदरणीय कारण साहब ने। उन्होंने ड्यूरिंग जब हम लोगों का कोर्स चल रहा था, मैं जो है NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्सटेंशन से पास आउट हूँ मंडी से, और उस समय कारण साहब ने हम इंडिविजुअल सारे बच्चों से पूछा था कि आप क्या करेंगे। और मुझे उस समय बहुत ज़्यादा अंदेशा नहीं, आज से 25 साल पुरानी बात है, तो मैंने कहा था कि मैं मुंबई जाऊंगा। और कारण साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि आप मुंबई मत जाइए या आप थिएटर करिए। उन्होंने बोला था, बेटा जहाँ जा रहे हो वहाँ ईमानदारी से काम करना। लेकिन मैंने इस 30-32 साल की यात्रा में लगातार थिएटर जारी रखा, और उसके बीच में सिनेमा भी किया और टेलीविज़न भी किया। और कारण साहब के लगभग सारे स्टूडेंट जो हैं, अच्छे जितने भी स्टूडेंट रहे हैं, वो लगभग तीनों फील्ड में काम कर रहे हैं। तो रंगमंच के अलावा आप किसी और विधा में काम करते हैं, कोई और जगह काम करते हैं, तो वो कोई बुराई नहीं है। बस लेकिन आप जब रंगमंच कर रहे हैं तो आपको ईमानदारी से रंगमंच करना चाहिए। बिल्कुल, और युवाओं को भी रंगमंच से जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ सीख यहाँ से मिलती है। उस्मान जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम एक्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि आप एक्टिंग भी आपने की हुई है, निर्देशन भी किया हुआ है। जब मैं एक्टिंग की पर्टिकुलरली बात करती हूँ, तो एक सिनेमा में एक्टिंग करना, वहाँ के जो एक्टर हैं, और एक रंगमंच के जो एक्टर हैं, उन दोनों में आपको क्या एक अंतर नज़र आता है? मैं यहाँ नसीर साहब का नाम लूँगा कि नसीर साहब ने जब इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट होने के बाद अभिनय किया, तो और FTI पहुँचने के, वहाँ से निकलने के बाद, तब उन्होंने एक बात कोट कही कि अगर मैं इन इंस्टीट्यूट में नहीं जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि अभिनय विज्ञान भी है। आप इससे पहले नाट्यशास्त्र की बात कर रहे थे। नाट्यशास्त्र तो पूरा का पूरा नाट्य का विज्ञान है, बिल्कुल, जिसमें अभिनय के अलावा बाकी रंगमंच की सारी विधाओं के विषय में इतना बारीकी से बताया गया है कि दुनिया भर के सारे इंस्टीट्यूट जहाँ भी चल रहे हैं इससे जुड़े हुए, उन सब का ज्ञान आपको उसके अंदर मिल जाएगा, वो उससे बाहर नहीं। बिल्कुल, मतलब सिलेबस के अंदर ही है। जी बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा आशीष जी, आप क्योंकि निर्देशक हैं, आपने कई सारे लोगों को कास्टिंग किया है, तो आपने बहुत न्यू कमर्स के साथ भी आपने काम किया है। आपने बहुत मैच्योर, जो बहुत पूरे तरीके से, अगर मैं आलोक जी की बात करते हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, आपने राजीव जी के साथ में काम किया है, तो ये सब बहुत फिनिश्ड आर्टिस्ट रहे हैं। तो आपको क्या एक डिफरेंस नज़र आया उन दोनों में? डेफिनेटली डिफरेंस होगा, लेकिन क्या एक डिफरेंस बड़ा नज़र आया कि जो आपको लगता है कि जो न्यू कमर है और जो उनको है वो सीखने की ज़रूरत है न्यू कमर को उनसे? देखिए, मैंने आलोक चटर्जी साहब को 3 प्ले में डायरेक्ट किया है। डेथ ऑफ ए सेल्समैन है, जिसके पूरे हिंदुस्तान में शो हुए हैं। इसके अलावा एक सिया मेरा, हमने कोरोना के दौरान उनके साथ एक प्ले डायरेक्ट किया था। उसके अलावा मेरा ही लिखा हुआ एक नाटक है साथ वो किया था। आलोक जी की एक ख़ास बात थी, एक तो उनमें डिसिप्लिन बहुत था। क्या? मतलब अगर 10 बजे का टाइम है तो 10 बजने में 5 मिनट पहले वो आ जाते थे। अगर वो 5-10 मिनट भी लेट हो रहे होते थे तो वो उसको जो है मुझे इन्फॉर्म करते थे। मैं उनका स्टूडेंट भी रहा हूँ, लेकिन वो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करते, क्योंकि मैं एज अ डायरेक्टर उनके साथ काम कर रहा था उस समय। उसके अलावा उनका भाषा पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी। भाषा को वो अपना बना लेते थे। मुझे याद है, पोइट्री मैंने लिखी थी, और पोइट्री जब मैंने लिखने के बाद मैंने पहली बार हमने रिहर्सल में उनको दी थी, तो जब उन्होंने उसको पढ़ा था, जब किया था, तब हम सब लोगों की आंखों में आंसू थे। तो वो भाषा को अपना बनाने की उनमें एक बहुत ज़रूरत है। और लास्ट तक वो
थिएटर के प्रति जो उनका जिस तरीके से डेडिकेशन था वो रहा। उसके अलावा मैं राजीव श्रीवास्तव जी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, नीति श्रीवास्तव, लगभग मेरी प्ले में लगभग सारे प्लेज में कमल जैन साहब वो लाइट करते हैं। तो भोपाल के लगभग सारे वरिष्ठ लोगों के साथ सरोज जी मेरे साथ एक प्ले करती हैं, सर्दियों का फिर वही मौसम, मेरा लिखा हुआ है और निर्देशित मेरा प्ले। उन सब में एक बात है कि इतनी एज हो जाने के बावजूद भी उनमें बहुत डिसिप्लिन है और लगातार काम करने की इच्छा है आज भी। जबकि मैं नए जब पौध को देखता हूँ वो 1, 2, 3 नाटक करने के बाद वो नाटक में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेट आना शुरू कर देते हैं, थोड़ा परेशान करना शुरू कर देते हैं, ये उनकी आदत होती है। बिल्कुल। शेख साहब, मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने हबीब जी के साथ काम किया हुआ है, तो नेचुरली जब हम बात करते हैं तो लोग की बोलियों पे आपने काफ़ी, आपकी कमांड रही है, बहुत काम किया है, तो उसका क्या महत्व होता है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, और कैसे रंगमंच उन सभी लोक बोलियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार में भी मदद करती हैं। लोक बोलियाँ बहुत सहज होती हैं, बहुत मीठी, उनकी अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कि आप कहीं भी किसी भी महफिल में किसी देसी बोली का उपयोग कर लें, 2 लाइन बोल दें, आप फौरन आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, चाहे वो भाषा कहीं की भी हो। और भारत तो बोलियों और भाषाओं का मेला है। बिल्कुल। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं तो वो उनके लिए बड़ा आश्चर्य होता है कि यार इतनी भाषाएं कैसे हैं, और हर 100 से 200 किलोमीटर के बाद में कल्चर बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये प्रचार प्रसार में भी हेल्प करता है, जो भी हमारी लोक भाषाएं रहती हैं। और यहाँ पे हमने लगातार जो बातचीत करी थी कि किस तरीके से हम रंगमंच से जुड़ सकते हैं, किस तरीके से युवाओं को हम जोड़ सकते हैं, और किस तरीके से रंगमंच से जुड़ के अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। विश्व रंगमंच दिवस का उद्देश्य यही है, हम हर साल मनाते हैं 27 मार्च को, ताकि हम लोगों को जोड़ सकें, उन कलाओं से जोड़ सकें, उन लोगों से जोड़ सकें जो अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक शायद सिनेमा भी नहीं पहुंच सकती है। तो आइए, यहाँ पर जो हमारे साथ में बहुत अच्छे एक्सपर्ट जुड़े थे उनका हम धन्यवाद करते हैं। समय निकालकर आप यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बड़ा मज़ा आया क्योंकि हमने